एपिसोड की शुरुआत में हमें मून को दिखाया जाता है। वो कहता है आखिर कितनी देर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो फिर से उसी आवर ग्लास के पास पहुंच जाता है। वो आवाज़ कहती है वेलकम बैक ह्यूमन, तुम यहाँ पर 366 पर वापस आ चुके हो अपने पास्ट में, और मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर दोगे? मुझे बताओ लव क्या है? मून उससे कहता है अगर मैं इसका जवाब फिर से ना दूँ तो क्या मुझे अपना पास्ट वापस से रिपीट करना होगा? वो आवाज़ कहती है अगर तुम इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें फिर से अपने पास्ट को दोहराना होगा, तुम्हें फिर से वही गलतियाँ वही सब एक्सपीरियंस महसूस होंगे। मून उससे कहता है नहीं, तुम गलत हो। जब मैं उस स्पेस के अंदर था तब धीरे धीरे करते करते वो एक्सपीरियंस बदल रहा था, और अगर ऐसी बात नहीं है तो अगर तुम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को भूल गए हो तो फिर तुम उसे री एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो? तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओगे। वो आवाज़ कहती है क्या तुम मेरे सवाल का इस पर जवाब दोगे? लव क्या है? वो खड़ा होता है और कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो आवाज़ कहती है हाँ ह्यूमन, तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। मैं एक ऐसा विल हूँ जो तुम्हारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करेगा। तुम बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि लव क्या है, लेकिन क्या तुमने खुद कभी लव को एक्सपीरियंस किया है? वो आवाज़ कहती है कि उसने ऐसा कभी फील नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा ये जो सवाल है इसे मेरे विल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। मून कहता है अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम अभी मेरे फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हो? वो कहता है हाँ, इस प्लेनेट पर जितने भी इमोशंस हैं मैं उन सभी को महसूस कर सकता हूँ। मून उससे कहता है तो तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा कि मैं लव के लिए क्या महसूस करता हूँ। मैं कोई साधु नहीं हूँ, ना ही कोई लव एक्सपर्ट, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे साथ हो और तुम उसे डीप से नहीं समझ पा रहे हो कि लव क्या है। आफ्टर ऑल लव एक बहुत ही यूनिक चीज़ है सभी के लिए। तुम्हारी वजह से मुझे 366 बार रिपीट करना पड़ा, लेकिन मैं जब भी उसे रिपीट करता था तब मैं दुखी हो जाता था। मेरे लिए लव, सॉरी लेकिन मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस और कुछ भी नहीं। वो आवाज़ कहती है क्या यही तुम्हारा जवाब है? फिर भी 3 विल्स में से 2 विल्स एक्सेप्ट कर चुकी है और वो अवेकन भी हो चुकी है। तुम्हें अपने अगले स्टेप में लव को ऑब्जर्व करना होगा कि वो क्या होता है। वो कहता है आखिर इसका क्या मतलब है? क्या मुझे वापस से 367 बार रिपीट करना होगा? वो आवाज़ कहती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अवेकन, विल ऑफ लव। हम देखते हैं कि मून की सारे स्पिरिट उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है और उसकी वॉर स्पिरिट भी बाहर निकल जाती है। एक अजीब सी गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ आती है। वो सोच रहा होता है यहाँ जितनी भी लाइटें हैं इनमें बहुत सारी ताकत है। वो सारी लाइट उसके वॉर स्पिरिट के पास आती है और उसकी वॉर स्पिरिट उन सारी लाइटों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये पावर तो किसी एडवांस लेवल वॉर हीरो से भी ऊपर लग रही है। नहीं, ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसका वॉर स्पिरिट कहता है मेरे मास्टर, मैं विल ऑफ लव का हायर हूँ और रिकॉग्नाइज्ड भी कर लिया गया हूँ। मैं आपको सरेंडर करता हूँ। अचानक से उसका फॉर्म बदल जाता है। वो एक एंजल जैसा दिखने लगता है और वो कहता है मैं आज से आपकी ताकत हूँ, मेरा नाम गार्डियन है। वो एंजल कहता है 3 विल्स में से 1 अवेकन हो चुका है और अभी भी 2 विल्स ऐसे हैं जो अवेकन नहीं हुए हैं। इन सभी चीज़ों के ख़त्म होने तक हम 3 विल्स को अवेकन होना पड़ेगा, वरना ये दुनिया रूल्स के मुताबिक ख़त्म हो जाएगी। मैलिस भी अब अवेकन होने वाला है और जल्द ही बहुत बड़ी तबाही भी आने वाली है। मास्टर, आप क्या चूज़ करेंगे? मून कहता है रॉज, लगता है मैलिस उसे पूरा निगलने वाला है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जब वो कहता है तो उसके चारों तरफ ढेर सारी लाइटें आ जाती है और कुछ दिख नहीं रहा होता। सीन चेंज होता है, हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि मून, मैं बहुत देर पहले ही वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, आखिर अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। जीडो कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम उस पर सिर्फ भरोसा कर सकते हैं। उनके सामने जो गेट होता है वो अचानक से बहुत चमकने लगता है और उसके अंदर से कोई आ रहा होता है। मुनी है और वो कहता है मैं इतना मुश्किल टास्क फ्यूचर में फिर से नहीं करने वाला हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जीडो कहते हैं क्या ये सचमुच तुम हो? कहीं हम गलत इंसान को तो नहीं देख रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं ओ बच्चे, आखिरकार विल ऑफ लव ने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर ही लिया। हम देखते हैं कि उसका पूरा लुक चेंज हो चुका है। वो कहता है तुम लोग इतने ज़्यादा खुश मत हो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जीडो कहते हैं रॉज, वो काउंटडाउन अब ख़त्म ही होने वाला है। मून उन्हें बताता है
कि काउंटडाउन के ख़त्म होने से पहले वो 3 व्हील्स जाग जाने चाहिए और जो भी उनका मास्टर होगा उन्हें वो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, वरना ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी व्हील्स के द्वारा। अभी मैं रिकॉग्नाइज्ड हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉज भी जल्दी अवेकन होने वाला है। लेकिन अभी एक और व्हील है जो मिसिंग है। लेकिन उससे पहले हमें सीन चेंज होता है। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉज की मॉम उससे कह रही होती है, रॉज तुम अपनी मॉम से बहुत नफरत करते हो। ये उसकी मॉम होती है जो जा रही होती है पीस हार्बर की तरफ ताकि वो रॉज को रोक सके। क्या तुम अभी भी मुझे अपनी मदर मानते हो? रॉज, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम ऐसे बड़े होगे। और फिर हमें पता लगता है जब से उसकी मदर को ये न्यूज़ आई थी कि रॉज को यहाँ पर बंदी बना के रखा गया था, उसी वक्त वो अपने घर से निकल गई थी ताकि वो रॉज को बचा सके। लेकिन अब देखने से तो ऐसा लग रहा है रॉज के बॉडी के अंदर जो मैलिस है वो अब ज़्यादा देर तक सरप्रेस नहीं रह सकता है। भले ही अब मेरे पास ज़्यादा एबिलिटी ना बची हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो रोक ही सकती हूँ। जब तुम छोटे बच्चे थे तब मैं तुम्हें हमेशा अपनी गोद में लेकर सुलाया करती थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो सोते समय सपना देख रहा हो और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन जीडो ने तुम्हें बीच में ही उठा दिया क्योंकि वो एक एस लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी थी और तुमने आधा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। जीडो कहते हैं भले ही मैंने मैलिस को अपनी बॉडी से दूर क्यों ना कर लिया हो, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस अभी भी बहुत ख़तरनाक है और हो सकता है इस चीज़ को बनाना मेरा सही डिसीज़न नहीं था, जिसे हम मैलिस का नया कंटेनर भी कह सकते हैं। रॉज, नहीं, इस चीज़ को ऐसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। तभी रॉज की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। उसकी मॉम वापस से उसे अपनी गोद में ले लेती है और जीडो से कहती है कि वो मुझे बुला रहा है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और उसकी मदर कह रही होती है, क्या तुम अभी भी मुझे अपनी मदर मानते हो? क्या तुम मुझे अभी भी मदर बुलाओगे? सीन चेंज होता है। हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो कहता है, मैलिस, तुम हमेशा से मेरी बॉडी के अंदर थे तो तुम सारी सच्चाई के बारे में जानते होगे। मैलिस उससे कहता है, मैं बस एक क्लोन हूँ, मैं तुम्हारी ताकत की बस एक क्लोन हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ इतने वक्त में क्या हुआ था तो तुम्हें अवेकन होना पड़ेगा, उसके बाद तुम सभी चीज़ों को देख सकते हो। वो कहता है, मैलिस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ह्यूमन हूँ? मेरे शरीर के अंदर भी एक दिल है जो हमेशा धक धक करते रहता है। ये दिल का धड़कना तो फेक नहीं हो सकता है ना? मुझे हमेशा से ऐसा लगता था ये जो मेरा हार्ट है ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है, तो जब भी ये धड़कता है तब मुझे बहुत वार्म महसूस होता है और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ये कहते कहते रोने लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है। आखिर मैं ये बात किसे बताऊँ कि मुझे यहाँ पे दर्द करता है? मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा से मेरा साथ निभाते आए हैं और वो सभी लोगों को याद कर रहा होता है। मेरे फादर, मेरी मदर, ये सभी चीज़ें जिसने अभी तक मुझे ज़िंदा रखा था, ये सब चीज़ झूठ है। मुझे बस किसी ऐसे को ढूंढना है जिससे मैं अपनी ये सारी बातें शेयर कर सकूं कि मैं अभी कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। मुझे उसे बताना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। क्या मैं किसी ऐसे से बात कर सकता हूं जब मैं बहुत दुखी हूं? मैलिस उसके पास आता और उसे गले लगा लेता है। रोज उससे कहता है कि मैं हमेशा के लिए अकेला नहीं रहना चाहता। मैलिस कहता है, मैं तुम्हारा पार्ट हूँ और हमारी किस्मत में यही लिखा है। हम मैलिस हैं और हमारी किस्मत में सिर्फ सफ़र, दुख, दर्द यही सब लिखा हुआ है। हमारी एग्जिस्टेंस में अकेला रहना ही लिखा है। अपने अंदर के मैलिस को जगाओ रोज। रोज कहता है, ये हग भी मुझे अकेलापन महसूस करा रहा है। मैलिस उससे कहता है, रोज, हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर एग्जिस्टेंस है, तुम अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालो। रोज उससे कहता है, तुम्हारी बात में एक पॉइंट है, मैं हमेशा से अकेला ही था। रोज अपनी सारी पावर को बाहर निकालने लगता है ताकि मैलिस को अवेकन कर सके। वहाँ पे काफ़ी तेज़ रोशनी चमकने लगती है जो सब चीज़ को तबाह कर रही होती है और फिर उसके बाद हमें दिखता है मैलिस का असली फॉर्म। अब जबकि मैलिस अपने असली फॉर्म में आ चुका है तो वो ढेर सारी तबाही भी लाने वाला है। इधर वॉल्केरी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्या ये सचमुच रोज ही है? उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। और इस तरफ डायरेक्टर सभी लोगों से कह रहे होते हैं, तुम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। जाय वैंग और वो लोग। तभी क्विशी उसे बताता है कि जाय वैंग को उसका भाई ले गया है और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ लगता है वापस से जाय क्लैन चला गया है।
इस तरफ डायरेक्टर भी थोड़े से डरे हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, मुझे पता था कि रॉज के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है, लेकिन इस लेवल की पावर ये मैंने नहीं सोचा था। ये अब वो नहीं रह गया है जिसे हम लोग वॉर हीरो कहते हैं। आखिर क्यों इस तरह की खतरनाक एग्जिस्टेंस हमारे वॉर हीरो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है? आफ्टर ऑल रॉज, तुम सिर्फ मैलिस ही हो और कुछ भी नहीं। सीन चेंज होता है, हमें बॉस को दिखाया जाता है। वो फोनिक्स से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैलिस रॉज की बॉडी के अंदर है और वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। मुझे इस बात का डर है कहीं इसके इस गुस्से से हमारी पूरी दुनिया तबाह ना हो जाए। तभी हमें मैलिस को दिखाया जाता है जो कि बॉस के सामने खड़ा होता है और वो कहता है चिन शैंग, और इधर ये अपने मन में सोच रहा होता है उसने मेरा नाम लिया, अब मैं एक एस क्लास वॉर हीरो के वर्ती हूँ, यानी एस क्लास वॉर हीरो के लायक हूँ। मुझे जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना होगा। उसके बाद वो मैलिस से कहता है क्या तुम अभी भी रॉज हो? मैलिस उससे कहता है क्या तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा है, और रॉज वो तो बस एक नकली आइडेंटिटी थी जो कि कब की मारी जा चुकी है। बॉस सोच रहे होते हैं रॉज, इसके इमोशन सब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, अब मैलिस ने इस पे कंट्रोल कर लिया है। और इधर फोनिक्स रॉज से कह रहा होता है कि रॉज, मैलिस को अपने दिमाग पर काबू मत करने दो। मैलिस कहता है अपना मुंह बंद रखो, और वो अपनी खतरनाक पावर को बाहर निकालने लगता है जिससे वहाँ पर शॉकवेव प्रोड्यूस होते हैं और जो चीज़ भी उनके सामने में आ रही होती है वो सब तबाह होते जा रही थी। इधर वो लोग अपनी शील्ड निकाल लेते हैं जिसके वजह से वो उस डिस्ट्रक्टिव पावर से बच जाते हैं। इस तरफ हमें लाला को दिखाया जाता है, वो भी अपनी शील्ड निकाल के उन सभी लोगों को अकेले ही बचा लेते हैं। वो कहते हैं रॉज नहीं, मैलिस की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। टाइगर कहता है कि अगर मैं अभी यहाँ से चला गया तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ वल्केरी कहती है उसने मुझे कई बार बचाया है, भली मेरी पावर अभी उतनी ज़्यादा ना हो लेकिन मैं फिर भी उसकी मदद कर सकती हूँ। हम उसे ऐसे ही यहाँ पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी होगी। इस तरफ तांजी कहती है मैं भी ब्रदर रॉज को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने मेरी बहुत बार मदद की है। क्विशी कहता है ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या हम लोग पार्टनर्स नहीं हैं? डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम लोग पक्का श्योर हो कि हम लोग इसे थोड़ा बहुत संभाल कर उनकी मदद कर सकते हैं? आखिर तुम सभी लोग एक जगह पे रुके क्यों हो? चलो एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। वो सभी जोश में होते हैं और सभी लोग अब चलने के लिए तैयार होते हैं। और इधर लाला सोच रहे होते हैं तुम सभी लोग काफ़ी बड़े हो चुके हो। इस तरफ हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि मुझे रॉज से इसके बारे में सचमुच बात करनी ही पड़ेगी, या फिर तुम जीना चाहते हो या फिर नहीं। इधर में बॉस को दिखाया जाता है जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और कहता है डिस्ट्रक्टिव, क्या फालतू सा नाम है, मैं इस जगह का अकेला मालिक हूँ और मैं यहाँ की सारी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि वो जो खतरनाक सा क्रिस्टल यहाँ पे रखा गया था वो सिर्फ तुम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा गया था? सिर्फ आज के दिन के लिए ही मैंने उन सभी पावर को यहाँ पर स्टोर करके रखा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सिर्फ एक नहीं, वहाँ बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है। इस तरफ वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और कहता है अगर मैं उन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं तुमसे भी लड़ सकता हूँ। इस तरफ फोनिक्स अपने मन में सोच रहा होता है ये अनएक्सपेक्टेडली चिंग शाओ का लास्ट अल्टीमेट मूव है। मैलिस बॉस से कहता है देखने से तो ऐसा लगता है तुम इन सभी चीज़ों के लिए पहले से तैयार थे। और यहाँ पर बॉस एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मारते हैं, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तुम जहाँ पे खड़े हो ये समुद्र है और सी स्पिरिट समुद्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। और वो फोनिक्स से कहता है क्या तुम भी अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी ताकत है वो सभी बाहर निकालोगे और मेरे साथ इस डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर डालो? फोनिक्स सोच रहा होता है क्या एस रैंक वॉर हीरो की सारी पावर बाहर निकाल दूँ, लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों पावर को मिला दें तब भी हम उसका, लेकिन फिर वो अपनी सारी पावर को बाहर निकालने लगता है। और अब आप देखने वाले हैं एक एस रैंक वॉर हीरो की पावर। फोनिक्स के पीछे से एक बड़ा सा फायर फोनिक्स निकलता है और वो सोचता है हमें रॉज को पहले रोकना होगा। अब जबकि तीनों अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में हैं तो अब इनकी लड़ाई पहले से ज़्यादा दुगनी, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी। इस तरफ हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कहते हैं फोनिक्स मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इस डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर सकूं। और इधर दूसरी तरफ
मेलिस भी अपनी पूरी पावर को बाहर निकाल रहा होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। बॉस कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था डिस्ट्रक्शन कि हम ह्यूमंस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। बॉस अपने पानी का हमला करता है और इधर दूसरी तरफ मेलिस भी उस पर हमला करता है। हम देखते हैं उनमें से कुछ हमले फोनिक्स की तरफ भी आ रहे होते हैं। उसके बाद फोनिक्स भी अपने नए मूव का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि फोनिक्स के ऊपर एक बड़ा सा बवंडर बनता है जिसमें से वो बड़ा सा फोनिक्स बाहर निकलता है और वो सीधे रॉज पे हमला करने के लिए जा रहा होता है। फोनिक्स कहता है रॉज रुक जाओ, तुम मेलिस को अपने दिल पर काबू करने मत देना। इस तरफ हमें मेलिस को दिखाया जाता है जो कहता है रॉज वो बकवास सी चीज़। उन दोनों के हमले टकराते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर हमें फोनिक्स के बड़े से फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। फोनिक्स सोच रहा होता है क्या खतरनाक अटैक था और ये एक छोटी सी ट्रिक थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। अभी तक ज़्यादातर चीज़ें हट चुकी है। क्या मेरा डिफेंस इतना कमज़ोर है कि वो एक बार में ही धराशायी हो गया? तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया फोनिक्स, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बॉस की होती है। बॉस अपने पूरे पावर में आ चुका होता है और ये उसके सरपेंट्स होते हैं, वाटर सरपेंट्स। वो कहता है मेलिस अब मैं तुम्हें पावर दिखाऊंगा, सी सरपेंट की असली पावर। वो अपना वेपन निकाल लेता है और रॉज से कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा तबाही मचा दोगे। इस तरफ हमें मेलिस को दिखाया जाता है और बॉस के वाटर सरपेंट्स ने मेलिस को चारों तरफ से बांध के रखा है। बॉस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपने आप को डिस्ट्रक्शन कहने की? सी सरपेंट के सामने अपने आप को डिस्ट्रक्शन कहते हो? यही तुम्हारी किस्मत में है, तुम मारे जाओगे। और वो मेलिस पे हमला कर डालता है लेकिन यहाँ चमत्कार हो जाता है। अचानक से उसका वेपन ही टूट जाता है। मेलिस की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसका वेपन भी उसे सह नहीं पाता। इस तरफ हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है यहाँ तक कि त्रिशूल भी टूट गया। आखिर रॉज की पावर इस वक्त कितनी ज़्यादा है? और इधर बॉस भी यही सोच रहा होता है कि मेरा त्रिशूल आखिर ये कैसे टूट गया, ये कैसे हो सकता है? और इधर दूसरी तरफ मेलिस कहता है क्या तुम लोगों का हो गया? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।